नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के मैथ का अध्याय नंबर 1 वो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या जानने से पहले आपको संख्याओं का वर्गीकरण जानना चाहिए, तो आपको बेसिक से ताकि समझ रहे। तो देखो, सबसे ऊपर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समिश्र संख्याएं। समिश्र संख्याएं से दो पार्ट में से बांटा जाता है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। ये वास्तविक संख्या क्या होती है, ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, ध्यान दो। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, कोई संख्या मान लो 0 है तो एक वास्तविक संख्या है, कोई संख्या 2 है तो क्या है, वो भी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पे इसमें माइनस लगा दे तो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर कोई चीज़ बटे में है तो भी क्या है, वो वास्तविक संख्या है। और बटे में है लेकिन उसमें माइनस लगा है, वो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। और देखो, मान लो यहाँ पे पाई है तो ये भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और कोई संख्या दशमलव में है तो भी कैसा होगा, वास्तविक संख्या होगा। कोई संख्या दशमलव में है और रिपीटेड है दशमलव के बाद तो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर कोई संख्या है जो दशमलव के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वो भी क्या संख्याएं होंगी, वो भी क्या होगा, एक वास्तविक संख्या ही होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में दो पार्ट में इसको बांटा है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगा, ये वीडियो अगर आप ले शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो एकदम आसानी से आपको पता हो जाएगा कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। देखो, परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। P/Q मतलब यहाँ पे देखो कोई संख्या, एक चीज़ और देख लो, P/Q, और जहाँ Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, उसका मान अनंत होगा। ये बटे का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। मान लो कोई संख्या ऐसे 3 बटे क्या है, 4 है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसमें अंश भी है और हर भी है। उसको अंश में नहीं लिख सकते हो। देखते हैं परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। सबसे पहला संख्या, कोई संख्या हो और वो पूर्णांक हो, मतलब मान लो 0 हो, 0 भी एक पूर्णांक होता है, आगे बताएंगे आपको। 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 भी तो एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और माइनस का 2 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या। कोई संख्या बटे में है वो भी परिमेय होगा। किसी संख्या में माइनस लगा है, वो संख्या क्या है, बटे में है, तो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखो, अगर कोई संख्या ऐसे करके है क्या, 1.5, तो ये परिमेय है कि नहीं है, ये परिमेय संख्या होता है। इसे बोलते हैं शांत दशमलव। दशमलव के बाद संख्या क्या हो रहा है, शांत हो जा रहा है, आगे रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो एक संख्या और देख लो, यहाँ पे 1.3333 ये संख्या बढ़ता जा रहा है, तो ये परिमेय है कि नहीं है, ये परिमेय संख्या। कैसे इसको परिमेय में बदलते हैं वो भी बताएंगे। 1.333 ये है, तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं अशांत दशमलव आवर्ती का मतलब है दशमलव के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रही हैं संख्याएं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव आवर्ती। और शांत दशमलव, ये शांत दशमलव में जो होता है रिपीट नहीं होता है, शेषफल जाके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कुछ संख्याओं के बाद। यहाँ पे देखो इसको परिमेय में कैसे बदलते हैं, दोनों को समझा रहे हैं। तो 1.5 है, हम लोग पढ़े हैं कि जब एक अंक पे ऊपर दशमलव है तो नीचे क्या करते हैं, इसको एक लिख के 1 0 बढ़ा देते हैं। तो ये तो 5 से कट जाएगा, 5 या 15 और 5 दूना 10, ये आ जाएगा 3/2। ये परिमेय संख्या हो गया। भाग दोगे फिर वही आ जाएगा, तो इसको हम लोग परिमेय में बदल दिए, 3 क्या हो गया, 2 हो गया। और एक चीज़, ऐसे 15/10 दिया है तो बोले कि परिमेय संख्या है, नहीं है, उसकी अभाज्य संख्या, उसका P और Q मतलब दोनों संख्याओं का जो HCF होना चाहिए, HCF मतलब मैस है, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब दोनों में किसी संख्या का कॉमन ना हो। देखो इसमें 5 कॉमन था, 5 या 15, 5 दूना 10, कॉमन नहीं होने, 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये दशमलव वाला जो रिपीट नहीं होता है, रिपीट होता है और वो बढ़ता जाता है, उसको कैसे करते हैं। मान लो यहाँ 1.3 है, तो ये संख्या पे ऐसे बार लगा देते हैं, वो क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पूरे को लिख लो 13, दशमलव के इधर जिस पे बार नहीं है वो उसी में से घटा दो,
बटे कितने संख्याएं रिपीट हो रही है, एक संख्या हो रहा है, बटे क्या कर देते हैं 9। तो यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा, क्या बचता है 12, और 12 बटे क्या होता है 9। अब देखो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि 12 और 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 त्रिका 9 और 3 चौके क्या होता है 12। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया 4/3, और 4 में अगर 3 से भाग दोगे तो फिर वही आएगा 4, 3 एकम 3, बचेगा 1, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा, 3 त्रिका 9, तो हमेशा वो क्या होगा 3 3 ही आएगा वो संख्या। आपको ये समझ में आ गया होगा, जो एहसान दशमलव आवर्ती होता है वो संख्या क्या होता है, वो संख्या परिमेय संख्या होता है। अब एक चीज़ और देखो, कोई संख्या ऐसे है रूट में, और यहाँ पे लिखा है 25, और यहाँ पे रूट में लिखा है 3, और रूट में यहाँ पे लिखा है 4, और रूट में लिखा है क्या 6। इसमें से कौन कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? क्या करते हो, जब ये रूट में होता है तो संख्या का गुणनखंड करते हैं हम लोग। 25 का गुणनखंड कर देंगे, कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जब हम 25 का गुणनखंड करेंगे तो ये आता है 5 गुणे 5, रूट में क्या आ गया 5 गुणे 5, तो ये दो का जोड़ा जैसे लगता है तो एक बाहर हो जाता है, और वो हो जाता है पूर्णांक, और पूर्णांक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, एक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब 3 का खंड करोगे तो 3 गुणे क्या होता है 1, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। 4 का जोड़ा लगेगा 2 का, और 6 का भी जोड़ा नहीं लगेगा, इसलिए ये 3 और 6 क्या होगा परिमेय संख्या। 6 क्या होता है 2 गुणे क्या होता है 3, दोनों का जोड़ा नहीं लगा, इसीलिए वो क्या होता है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे 4 क्या था 2 गुणे 2 होगा, और 2 का जोड़ा लग गया तो ये आ जाएगा 2 बटे क्या 1। ये भी क्या संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। और क्या होता है, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो मतलब जो रिपीट होती है। एक चीज़ और देख लो यहाँ पे 1.34, 35, 37, ऐसे करके ये संख्या मान लो बढ़ रही है आगे, तो ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान देना है। 3 के बाद 4 आ रहा है, फिर 3 के बाद 5, 3 के बाद 7, ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये संख्या क्या होगा, ये संख्या अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या होता है, कोई अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या का रूट में हो जाए तो हमेशा क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। एक चीज़ और, मान लो यहाँ पे 9 आ गया, 9 क्या अपरिमेय होता है, गुणनखंड करोगे 3 त्रिका 9, तो ये तो कट रहा है, तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। एक चीज़ और, पाई जो होता है वो भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मतलब समझो, पाई का सबसे पहले जो प्रयोग किए थे उनका नाम था विलियम जोन्स। सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया, विलियम जोन्स ने। कब, 1700 किस में 6 ईस्वी में। और इसे जो लोकप्रिय जिसने किया है उनका नाम है लियोनहार्ड यूलर। कब इसे किए, और 1737 ईस्वी में इन्होंने इसे प्रसिद्ध किया, मतलब ज़्यादा यूज किए, इसीलिए क्या हुआ, ये पाई का मान जो पाई होता है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। एक चीज़ ध्यान दो, पाई का जो मान होता है तो शायद ये 3.1416 ऐसे करके ये संख्या होता है। तो ये देखो दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसीलिए संख्या क्या होता है, ये अपरिमेय होता है। और एक चीज़, ये जो दशमलव का मान, ये जो पाई का मान सबसे पहले किन्होंने दिया था, वो आर्यभट्ट ने दिया था, जिन्होंने जीरो का भी खोज किया है। और एक चीज़, पाई का मान जो हम लोग रखते हैं वो 22 बटे क्या रखते हैं 7, और 22 बटे 7 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। और एक चीज़, वो जो संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं, इसे बोलते हैं अशांत दशमलव अनावर्ती। मतलब दशमलव शांत भी नहीं है और रिपीट भी नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अशांत दशमलव अनावर्ती। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब यहाँ पे जानो परिमेय संख्या में कितने पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है।
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होता है जिस संख्याओं का हम लोग गिनती में यूज करते हैं। मतलब कोई संख्या को गिनना है, किसी वस्तु को गिनना है, कोई भी वस्तु उसको गिनेंगे तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का ही। प्राकृतिक संख्या जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? एक से। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, ये कहाँ तक? ये संख्याएं अनंत तक होती हैं, इसका कोई सीमा नहीं है, ये बढ़ता जाता है। शुरू कहाँ से होता है? एक से। अब यहाँ सबसे छोटी जब नेचुरल नंबर पूछेगा तो आपको बताना है सबसे छोटी क्या होता है? एक होता है सबसे छोटी नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल मतलब नेचुरल एन माने नंबर। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होता है? एक होता है। यहाँ पे समझ में आया होगा। अब आप देखो पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो बढ़ा दें तो संख्या क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। इसीलिए एक यहाँ से शुरू होता है जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, कहाँ तक? अनंत तक, ये बढ़ता जाता है। और एक चीज, सबसे छोटी, सबसे बड़ी इसमें नहीं ज्ञात कर पाओगे, इसीलिए सबसे छोटी ही पूछता है हर परीक्षाओं में। सबसे छोटी होल नंबर एक होता है, नहीं जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। जीरो सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता है। अब एक चीज ध्यान दो, कहीं भी प्राकृतिक संख्या दिया है, पूर्ण संख्या दिया है, वो संख्या क्या होता है? परिमेय भी संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो होता है उसमें धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। ध्यान दो, ये पूर्ण संख्या भी होगा और प्राकृतिक संख्या होगा। प्लस का क्या होगा? ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ध्यान दो यहाँ पे, मान लो ये पूर्ण संख्या है एक, दो, ये प्राकृतिक संख्या एक, दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, कहाँ तक? ये अनंत तक होता है, लेकिन ये धनात्मक होते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख दिए जीरो। ये हो गया, पहले क्या था? ये प्राकृतिक संख्या, और जीरो लगा दिए, क्या हो गया? पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक भी लगाना है इसमें, तो इधर जब आओगे तो होगा माइनस का एक, फिर क्या होता है? माइनस का दो, माइनस का क्या होगा? तीन होगा, और इधर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ते जाएंगे? ये भी होता है अनंत तक। ये संख्याएं कभी क्या होती हैं? समाप्त नहीं होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे छोटी, यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी भी पूछ सकता है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? देखो इधर ये बढ़ता जाएगा, तो मान लो यहाँ पे 100 है, माइनस का 100 और फिर माइनस का एक। इसमें बड़ी कौन सा है? जिसमें जो संख्या जितनी बड़ी होती है, अगर उसमें मतलब माइनस लगा है तो संख्या क्या होती है? उतनी ही छोटी होती है। दोनों से तुलना करोगे तो छोटी क्या होगा? माइनस का 100, बड़ी क्या होगा? माइनस का एक। इसीलिए सबसे जो बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो क्या होता है? माइनस एक होता है। और सबसे छोटी का बात करेगा, सबसे छोटी धनात्मक, तो आपका क्या होगा? जीरो। धनात्मक क्या होगा? सबसे छोटी क्या होगा? जीरो। धनात्मक का बात करेगा, नहीं जीरो नहीं होगा, यहाँ पे गलती करोगे। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, जब धनात्मक का नाम लिया तो आपका एक हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी पूर्णांक पूछेगा तो क्या होगा? सबसे छोटी कुछ भी नहीं, इधर जाओगे तो ये क्या होगा? ये छोटी होते ही जाएगा। और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो होता है क्या होता है? एक होता है, जीरो नहीं होता है। जीरो ना धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। एक चीज ध्यान दो और देखना है इसमें, सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन
सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें जीरो बढ़ जाता है। इसमें जीरो नहीं बढ़ता, देखो ये तो है 1 2 3, 1 2 3 से शुरू हो रहा है, तो ये वाला क्या होता है, इसमें होता है। और एक चीज, इसमें नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस ऋणात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या से मिलके क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक है, हाँ। सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक है, हाँ। ये धनात्मक वाले में दोनों आ जाएंगे और जीरो वाला भी यहां से हो जाएगा। अब एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि और सी संख्याएं होती हैं, सम विषम अभाज्य सहअभाज्य, ये संख्याएं किस में आती हैं। प्राकृतिक संख्या को 4 भागों में बांटा गया है। किस किस में, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सम संख्या क्या होता है। देखो सम संख्या जो होता है वो शुरू होता है 2 से, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, उसके बाद 10 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ये संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या। सम संख्या का मतलब है जो संख्या 2 से कट जाए वो संख्या क्या होता है, सम होता है। एक चीज और यहाँ सम का चीज समझो, इकाई अंक पर अगर 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या सम होगी। इकाई का मतलब होता है, मान लो कोई संख्या ऐसे है, यहाँ पे ये वाला संख्या क्या होता है, इकाई अंक होता है। यहाँ पे 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 0 आए, वो संख्या क्या होती है, सम होती है। कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर इकाई अंक पे वो 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए, वो संख्या क्या होती है, सम होती है। यहाँ पे देखो विषम संख्या क्या होता है, अगर किसी गिनती से प्राकृतिक संख्या से अगर हम लोग सम संख्या को निकाल लें और जो बचता है तो हमारा क्या बचता है, विषम संख्या बचता है, जो शुरू होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2 जोड़ते जाओ, वो क्या होता है, अपना विषम संख्या होता है। और एक चीज इसमें भी है, इकाई अंक पर अगर 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या विषम संख्या होगी। मान लो कोई संख्या ऐसे लिखा है, ऐसे 729, इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो संख्या हमारा क्या है, विषम संख्या है। मान लो यहाँ पे 81 ऐसे लिखा है, ये संख्या सम है कि विषम है, विषम है, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है, इकाई अंक पे 1 है। अगर इकाई अंक पे 2 होता तो क्या हो जाता, वो संख्या सम हो जाता। यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या देखते हैं कि अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसका गुणनखंड अधिकतम 2 ही हो, मतलब खुद से कटे या 1 से कटे, उससे दूसरे संख्या से और ना कटे, उसी को अभाज्य बोलते हैं। अभी बताते हैं, आपको समझ जाओगे। मान लो 2 हुआ, 2 जो होता है खुद के पहाड़े में आएगा या 1 के पहाड़े में आएगा, उसके सिवा किसी के पहाड़े में नहीं आएगा वो, तो उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य, जिसका गुणनखंड कितना हो, 2 हो। यहाँ पे देखो 3 हुआ, 3 भी खुद के पहाड़े में आएगा या 1 के पहाड़े में। उसके बाद 5 भी खुद के पहाड़े में या 1 के पहाड़े में। यहाँ 7 भी खुद के पहाड़े में या फिर 1 के पहाड़े में। उसके बाद 9, अब देखो 9 क्या होता है, 9 को देखो, 9 किसके पहाड़े में आता है, देखो 1 के पहाड़े में तो आएगा ही, और 3 के भी पहाड़े में आता है, उसके बाद 9 के भी पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुणनखंड हो गया। लेकिन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 5 का खंड करोगे तो 1 से कटेगा, उसके बाद 5 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये तो 9 जो है ये संख्या क्या है, भाज्य है, मतलब विषम है और भाज्य भी है। यहाँ 9 नहीं होगा, 9 के बाद क्या आता है, 11, 11 के बाद क्या आएगा,
11 के बाद 13, ऐसे करके बढ़ता जाता है। एक चीज़ यहाँ पे देख लो, समझ जाओ, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या टोटल कितना आता है? 25 आता है। 1 से 100 तक गिनती में कितना होता है? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 50 तक में 15 होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे लिख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जो एकमात्र समअभाज्य है। उसके बाद कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। और एक चीज यहाँ पे, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी जो विषम संख्या होगी क्या होगा? विषम संख्या क्या होगा? वो होगा 1। और इसमें सबसे छोटी जो होगा क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी जो सम संख्या होता है क्या होता है? वो 2 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं भाज्य। भाज्य किसे बोलते हैं? देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका कम से कम गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से क्या हो? अधिक हो। और यहाँ पे अभाज्य का क्या बोले हैं कि अभाज्य का कम से कम, अधिकतम, यहाँ पे कम से कम बोल रहा हूँ कि कम से कम 2 से क्या हो? अधिक हो उसका गुणनखंड। यहाँ अधिकतम कितना हो गुणनखंड हो? 2 हो। 2 से ना ज़्यादा हो ना कम हो। अगर आपको एक चीज़ और, एक जो होता है वो ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। एक जो होता है ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। एक का जो गुणनखंड होता है एक ही से होता है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है। इसीलिए ना तो भाज्य संख्या होगा ना तो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। मान लो यहाँ पे क्या, गुणनखंड 2 से अधिक हो। कैसे? सबसे छोटा देखो 2, 2 तो क्या होता है? अभाज्य होता है। 3, 3 भी अभाज्य होता है। उसके बाद क्या आता है? 4, 4 का देखते हैं। 4 का देखो, ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये खुद की भी से कटेगा, तो इसकी गुणनखंड कितना हो गया? 2 से अधिक हो गया। 2 नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, या कम से कम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 2, 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद 5, 5 तो एक अभाज्य संख्या होता है। उसके बाद 6 आता है। 6 देखो, 6 में ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इसका गुणनखंड क्या आ रहा है? 4 संख्याओं से ये संख्या कट रही है। तो समझो, जो संख्या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। और जिस संख्या का अधिकतम 2 गुणनखंड हो और न्यूनतम भी क्या हो? 2 गुणनखंड हो, तो क्या होता है? भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या होता है, भाज्य नहीं। भाज्य तो जिसका 2 से अधिक होगा। कम से कम गुणनखंड कितना हो? 2 से अधिक हो। कम से कम 3 भी लिख सकते हो। कम से कम यहाँ पे 3 कर लो। अधिक बोले हैं तो कम से कम 2 लिखो, 2 सही है यहाँ पे। उसके बाद देखो, 6 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद 7 नहीं आता, 8 आता है। 8 भी, इसका गुणनखंड भी क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, वो खुद होगा। 8 के बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद 10, 11 नहीं आता है, 12 आता है। ऐसे कहाँ तक? ये अनंत तक। ये भी क्या संख्याएं होती हैं? अनंत तक होती हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है? 4 होता है, जो सम होता है। और सबसे छोटा विषम, सबसे छोटा जो विषम भाज्य होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा विषम भाज्य जो होता है क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसके बाद 9, मतलब वो संख्या क्या होगी? 9 होगी। सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? इंग्लिश में उसको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। सहअभाज्य का संख्या का मतलब होता है 2 संख्याएं आएंगी। मान लो 2 संख्याएं हैं,
ऐसे संख्या लेना है जो क्या हो, सहभाज्य हो। सहभाज्य का मतलब है मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं, मतलब दोनों का 4 और 5 का जो HCF आना चाहिए, 4 और 5 का जो HCF आना चाहिए, HCF मतलब मैस है, कितना होना चाहिए, 1। तो ध्यान दो, इसमें किसी संख्या से का पहाड़ा नहीं जाता है, 1 का जाता है, इसीलिए वो क्या HCF क्या होगा, 1। तो ये संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या। यहाँ पे कोई संख्या और लिख दिया, 6 लिख दिया और उसके बाद 9 लिख दिया, ये संख्या क्या सहभाज्य संख्या है, चेक करो। 6 काटो, 6 क्या होता है, 2 गुणे 3, और 9 होता है 3 गुणे 3, और देखो इसमें ये मिल रहा है, इसीलिए ये संख्या क्या होगा, सहभाज्य संख्या नहीं होगा। देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, वो कटा होना चाहिए, मतलब 2 और 3, ये संख्या क्या होगी, ये संख्या सहभाज्य संख्या होगी। यहाँ पे आपको दे दे इसे कि 15 और 10, ये संख्या सहभाज्य संख्या है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, 5 कॉमन है दोनों में, तो ये भी नहीं है। आपको ऐसा संख्या रखना है जिसमें HCF क्या होना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए। 7 और 5 संख्याओं में कोई कॉमन नहीं है, किसी संख्या का पहाड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए वो संख्या क्या होता है, वो संख्या सहभाज्य संख्या होता है। जिसमें कॉमन हो जाए वो संख्या क्या होगा, वो संख्या सहभाज्य संख्या नहीं होगा, उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पूरे चैप्टर का जो सार है, मतलब मेन पॉइंट है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। क्या होता है, सबसे पहले देखो, जीरो ना तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। जीरो बोले कि जीरो कैसा संख्या है, ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। और 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। भाज्य का मतलब होता है भाज्य का कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, इसका तो 1 ही होता है। और अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कम से कम कितना, अधिकतम गुणनखंड कितना होता है, 2, तो 1 ही होता है, इसीलिए वो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य होता है। तीसरा देखो, 2 सबसे छोटा और एकमात्र सम अभाज्य है। 2 के बाद कोई सम संख्या ऐसा नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, वो संख्या कट जाता है, इसीलिए 2 से छोड़ के और कोई संख्या ऐसा नहीं है जो क्या है, सम संख्या जो अभाज्य संख्या हो। 3 सबसे छोटी क्या होती है, विषम अभाज्य होती है। देखो 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, तो सबसे छोटी देखो, ये तो 2 तो सम हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 जो संख्या होती है क्या होती है, वो संख्या सम होती है, इसलिए सबसे छोटा जो विषम अभाज्य होगा तो 3 होगा। और 4 सबसे छोटा क्या होता है, समभाज्य होता है। देखो 2 3 उसके बाद आता है 4, 4 जो होता है दूसरे के पहाड़े में आता है, मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 से अधिक होगा, 2 से क्या होगा, अधिक होगा, इसीलिए क्या होता है, 4 सबसे छोटा क्या होता है, समभाज्य होता है। उसके बाद 5 नहीं आता है, 6 नहीं आता है, 4 उसके बाद 6 आता है, 6 आता है, 6 भी एक सम है। उसके बाद 6 के बाद क्या आता है, 7 नहीं आया, 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 9 सबसे छोटा विषम भाज्य है। देखो 4 के बाद 6 8 ये तीनों सम हैं, लेकिन उसके बाद 9 आ रहा है, 9 है जो 9 सबसे छोटा क्या है, विषम भाज्य। यहाँ पर देखो 1 से 100 तक का कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। और 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होगा, 15। और 1 से 25 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, 9 होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।